नमस्कार, मैं हूं रोहित राकेश टंडन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार देश में कोरोना के नए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और डरावने भी हैं। 24 घंटे में नए बीमार 4,14,000 से ज्यादा हैं और 3,915 लोग कोरोना की वजह से जिनकी जान चली गई है। आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्य सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की कमी है, अभी भी मरीजों की जिंदगी ले रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों के सीएम से फोन पर बात भी करी है, लगातार विचार विमर्श भी चल रहा है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप लोगों को हो रही है। दिल्ली का हाल बेहाल है तो महाराष्ट्र वैक्सीन और वैक्सीनेशन के लिए बदहाल है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी में दवा और बेड की कमी से मरीज लाचार है। और रही बात बिहार की, तो बिहार में कोरोना के कहर का कोई असर आप कह सकते हैं नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं और तस्वीरों में भी आपको दिखाने की कोशिश हमने करी थी। 24 घंटे में कोरोना के 4,14,188 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 62,194 नए केस आए हैं, 853 की मौत हुई है। दिल्ली की बात करें, 19,133 नए मामले, 335 की मौत। कर्नाटक में 49,058 कोरोना के केस आए हैं, 328 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, इस वक्त अब आंकड़ा आपको बता रहे हैं देश भर का कि 24 घंटे में लगभग 4.25 लाख केसेस जो है कोरोना के सामने आए हैं और 3,915 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। तीसरी लहर के निशाने पर क्या है? तीसरी लहर के निशाने पर बच्चे भी हो सकते हैं। ये जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं उन्होंने कहा था। पहली लहर अधिकतर केस जो आए थे वो 50 साल के ऊपर लोग थे, यानी फर्स्ट आप कह सकते हैं वेव में। दूसरी लहर की अगर आप बात करेंगे तो दूसरी लहर में अधिकतम जो केसेस आए हैं लगभग 80 से 85%, वो 31 से 50 साल के बीच में है। तीसरी लहर बहुत चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, लगातार साइंटिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर चिंता जताई जा रही है तीसरी लहर के लिए। जी हाँ, तीसरी लहर क्या बच्चों को इफेक्ट ज्यादा करेगी? लगातार लोग यही कह रहे हैं। कोर्ट्स भी पूछ रही है, सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा तीसरी लहर आने से पहले बैकअप प्लान तैयार किया जाए। जी हाँ, अब तीसरी लहर में बच्चों पर चिंता क्यों है, यही बता रहे हैं। 45 साल से ऊपर की आबादी है, जहां 31% लोगों को टीका लगना है और लग चुका है। 18 से 44 साल की जो आबादी है वो टीकाकरण अभी 3 तारीख से इफेक्टिव एक था, लेकिन 3 तारीख से शुरू हुआ है। 18 से कम आबादी को वैक्सीन अभी नहीं दी जा रही है, अभी उस पर ट्रायल्स चल रहा है। हालांकि कई खबरें आई हैं विदेश से, अमेरिका भी आने वाले दिनों में 15 साल से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर सकता है। और यही मुझे लगता है टारगेट भी होगा कि थर्ड लेयर से पहले बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। 3 देश हम आपको बता रहे हैं सेकेंड वेव का कहर है जो कैसे था। 3 देश आपको बता रहे हैं सेकेंड वेव का कहर क्या है। अमेरिका में सेकेंड वेव जो थी वो जनवरी से फरवरी थी। प्रतिदिन केसेस कितने थे? लगभग 2.5 लाख से 3 लाख। प्रतिदिन की मौतें कितनी थी? 4,000 से अधिक। जी हाँ, यूरोप की सेकेंड वेव के बारे में बात करेंगे आप, नवंबर और दिसंबर में थी। प्रतिदिन केसेस कितने थे? 2.5 लाख से ज्यादा केसेस थे। प्रतिदिन मौतें कितनी हो रही थी? 4,000 से अधिक हो रही थी। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में सेकेंड वेव जनवरी फरवरी से है। प्रतिदिन केस जो है वो 10,000 से कम है। प्रतिदिन जो मौतें हैं वो लगभग 1200 से घटकर 80 तक हो चुकी है। ये हम आपको 3 बड़े देशों में जहां सेकेंड वेव आई है उसके बारे में हमने आपको बताया। भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन कब लगेगी, इस पर भी आप कह सकते हैं चर्चा शुरू हो गई है। कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर बायोटेक की वैक्सीन वयस्क आबादी जितनी है उस पर प्रभावी होगी। भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन कब लगेगी? जी हाँ, अमेरिका में अगले हफ्ते से लगनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया पहले भी कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि 15 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको लगेगी। कौन कौन सी वैक्सीन है संभव? फाइजर बायोटेक और साथ ही साथ वैक्सीन जो लगेगी वो 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप अमेरिका की बात करिए तो जो बड़े लोग हैं, जितने भी एडल्ट्स हैं जो डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं, वो बिना मास्क के घूम रहे हैं और उनका मानना है कि अब ये इफेक्टिव है। भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन कब लगेगी, इस पर चर्चा है। ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन में जल्द वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। फाइजर बायोटेक की वैक्सीन होगी। 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और लगातार इस बात की चर्चा है कि भारत में ये वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, क्योंकि ये क्योस लगाया जा रहा है
कि जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। 6 महीने से 11 साल के बच्चों की वैक्सीन पर रिसर्च जो है वो लगातार जारी है और जल्द ही खुशखबरी आ सकती है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस भारत में शुरू करना होगा और थर्ड वेव से पहले शुरू करना होगा। आशंका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम आपको देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तीसरी लहर पर इस वक्त चर्चा तेज हो गई है, कितना खतरा है ये हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि तीसरी लहर के लिए आपकी तैयारी क्या है, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कहां से लाएंगे, ऑक्सीजन की पूर्ति आप कहां से करेंगे, जो लोग घर में है क्या उनको काम पर लगाया जाएगा, बैकअप कैसे मेंटेन होगा, हर दिन कितनी ऑक्सीजन सप्लाई होगी, सरकारें क्या काम कर रही है। और साथ ही साथ पूछा है कि अगर बच्चों के लिए आपने क्या प्लान बनाया गया, यानी पूरी निगरानी सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है। तीसरी लहर के लिए कितने तैयार है, लगातार हम देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ से भी आ रहा है कि तीसरी लहर आनी है, इसमें कोई आप कह सकते हैं शक शुबा नहीं है। कैसे हम तैयार हैं इसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है और तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जहां दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लोग कयास लगा रहे हैं कि 15 तारीख के बाद से इसका पीक आ सकता है, वही एक डर भी बना हुआ है कि तीसरी लहर आती है तो क्या होगा। डॉक्टर का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, हमारे साथ डॉक्टर अजीत सक्सेना होंगे, सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो से, साथ ही साथ हमारे साथ डीके गुप्ता होंगे, सीएमडी है फिनिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर अजीत सक्सेना सीनियर कंसल्टेंट अपोलो के। डॉक्टर साहब इस वक्त जो बात चल रही है वो सबसे ज्यादा बात चल रही है थर्ड वेव की। सेकेंड वेव के बारे में हमने पढ़ा, हम उसको देख रहे हैं और क्यों यही लगा रहे हैं कि इस मंथ के लास्ट तक या मिड ऑफ 15-17 तक हम पीक देख सकते हैं, जो साइंस कहती है, जो लोग इसके बारे में काम करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये तो सेकेंड वेव हो गई, थर्ड वेव के लिए हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। कोर्ट्स लगातार कह रही है, साइंटिस्ट लगातार कह रहे हैं कि हमको थर्ड वेव के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर सक्सेना। अमेरिका में 2 महीने पहले ठीक है, अब कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियो लगता है प्रॉब्लम है, पीसीएस कहूंगा एक बार फिर से इसको करेक्ट करें, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम बात लगातार आपको कर रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तीसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए फर्स्ट जो लहर थी वो 50+ को उसने हिट किया, सेकेंड वेव थी उससे ज्यादा लोग जो 30s में थे और 50s के पहले के थे उनको हिट किया। थर्ड वेव में लोग कह रहे हैं कि बच्चे आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, जो अभी क्योस लगाया जा रहा है। हालांकि वायरस प्रिडिक्टेबल नहीं है, थर्ड वेव में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में प्रिडिक्शंस नहीं किए जा सकते। हो सकता है प्रिडिक्शन ठीक हो कि बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस वायरस के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यही सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल चीज है। कब आएगी तीसरी लहर, जी ग्राफिक्स चल रहा है आप देख सकते हैं, सितंबर से नवंबर के बीच में आ सकती है तीसरी लहर। कहां शुरुआत होगी, मतलब कहां से शुरू हो सकता है अभी ये कह नहीं सकते। मैंने कहा बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। किन राज्यों में होंगे हॉटस्पॉट्स अभी भी इसका पता नहीं है। लगातार इसी पर काम चल रहा है कि कैसे इस वेव के आने से पहले हमारा एक व्यापक इंतजाम हो जिसमें हम रोक पाए। महामारियों की वेव क्यों आती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सीजन के साथ संक्रमण का खतरा घटता बढ़ता है, यानी जैसे जैसे सीजन चेंज होगा, आप देखिए जो ये वेव आई है ये जब आप ठंड के मौसम से गर्मी के मौसम में आए तब आए, तो ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ता है। इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी में उतार चढ़ाव होता है बॉडी में। वायरस के असर से अन्य बीमारियों से इम्यूनिटी कमजोर, संक्रमण रोकने के उपायों में ढिलाई बढ़ती है। वायरस के नए स्ट्रेन आने से संक्रमण और बढ़ता है। इस समय जो सबसे डेंजरस वायरस है वो 1.117 इंडियन म्यूटेटेड वायरस जिसको माना जा रहा है, जो लगभग पूरे वर्ल्ड के 17 कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है और सबसे आप कह सकते हैं डेंजरस वायरस इसी को माना गया है। अब म्यूटेट होके थर्ड वेव में कौन सा वायरस होगा इसको अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, महामारियों का इतिहास क्या है एक बार इसको भी हम समझते हैं। हमेशा आई है दूसरी और तीसरी लहर, जो भी आप कह दीजिए महामारी आती है उसकी दूसरी और तीसरी लहर जरूर आती है। रोमन राज्यों में प्लेग सम्राट मार्कस ऑर्लियस की मौत हुई 165 से 180 ईस्वी के बीच में। यूरोप में ब्लैक डेथ यानी न्यूमोनिक प्लेग फैला, एक के बाद एक दूसरे इलाके में तबाह हुए 1347 से 1350 ईस्वी के बीच में। यह हम पूरा इतिहास आपको महामारी का समझा रहे हैं। यूरोप में इन्फ्लुएंजा आया, महामारी की 3 वेव्स वहां पे भी आई 1831 से 1837 के बीच में। रूस में फ्लू की महामारी आई, 3 लाख
60,000 से ज्यादा मौतें हो गई 1889 से 1891 के बीच में। थर्ड लेयर वहां पर भी आई थी। ब्रिटेन में फ्लू की महामारी आई, 1 लाख से ज्यादा की मौत हुई। 1899 से लेकर 1903 की घटना है ईस्वी की। ब्रिटेन में फ्लू की महामारी आई, 1 लाख से ज्यादा की मौत हुई मार्च 1918 से नवंबर 1919 के बीच में। 5 करोड़ से ज्यादा की मौत हो गई थी इसमें। जी हाँ, ये आपको 91 तक का हमने डाटा बताया है कि कैसे कैसे जो महामारी पिछले 100 सालों में आई होगी, सब में थर्ड वेव आती ही आती है। इसलिए साइंटिस्ट हैं और जो लोग वायरोलॉजी को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि थर्ड वेव आएगी आएगी। एक बार अपने पैनल पर चलते हैं। डॉक्टर DK गुप्ता है, CMD है फिलिक्स हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, थर्ड वेव की बहुत चर्चा है कल से। मैं उम्मीद करूंगा आप जहां पे भी हैं स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत प्रणाम आपको डॉक्टर साहब। थर्ड वेव की सबसे ज्यादा चिंता है। अभी सेकेंड वेव डॉक्टर साहब चल रही है, इसका पीक 15 को होगा, 17 को होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन अब जो भी फोकस है, कोर्ट्स भी कह रही है, सरकारें कह रही हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन करिए थर्ड वेव की। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो लगभग पीक पे चल रहे हैं। मुझे लगता है 15-20 दिन तक प्लेटिंग आना शुरू हो जाएगा 15-20 दिन बाद। और थर्ड वेव की बात करें तो जैसा आपने ही बोला अभी कि जो पेंडेमिक होते हैं, इस तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो एक बार में नहीं आते, वो 2-3 लहरों में या 2-3 वेव में आते हैं। दूसरी वेव चल रही है हमारे पास और हमने देखा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी तीसरी लहर और चौथी लहर आई है। तो ये आना की पूरी संभावना है। उसको बचाना कैसे है, उस लहर में कितने कौन से लोग ज्यादा हाई ससेप्टेबल होंगे, कौन से लोग रिस्क पे होंगे, उनका ध्यान रखना। जैसे हम लोग पहले लहर में बात करते थे, दूसरी लहर में, इस समय दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत हो रही है, तो दिक्कतें हो रही है, वो लोग उनको हो रही है। सीनियर सिटीजन हैं, जो मॉर्बिड है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों को देखो। थर्ड वेव में बिकॉज काफी हद तक लोग वैक्सीनेट होने की उम्मीद है और जो नहीं भी होंगे उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका होगा। बच्चे अभी भी हमारे ऐसे हैं जो अभी भी काफी हद तक बचे हुए इन्फेक्शन से, उनको लेकिन बुरी बात यह है कि उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पा रही। कोई वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं है बच्चों के लिए। खाली एक ही वैक्सीन है फाइजर की, जिसको टीन एज के अप्रूवल मिला है, वो टीन एज के लिए, अभी छोटे बच्चों के लिए उसको अप्रूवल नहीं मिला। तो ये लोग हाईली ससेप्टेबल है। 20% ऐसी पॉपुलेशन है जो ससेप्टेबल रहेगी इस सेकेंड वेव के बाद भी। तो जैसे ही दोबारा इस कोहॉर्ट में डॉक्टर साहब दोबारा आएगा, डॉक्टर साहब ये जो हमने समझा अब तक कि चेंज ऑफ सीजन जब हो रहा है तब वायरस म्यूटेट ज्यादा कर रहा है। आप देखिए जो ये भी आया दिसंबर के बाद सेकेंड वेव हमको मिली, तो क्या ये माना जाए कि अब अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो मान सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में मौसम चेंज होगा। तो क्या मौसम चेंज का और वेव का इसका कोई कोरिलेशन होता है? नहीं, मौसम और चेंज का और वेव का बहुत कोरिलेशन नहीं देखा कोरोना के साथ, क्योंकि हमने देखा कोरोना में ऐसी बहुत सारे देश है जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री है, 40 है, वहाँ भी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, वहाँ भी एप्लीकेशन हो रहा है वायरस का, वहाँ भी महामारी फैली हुई है। और हमारे यहाँ भी देखा था हमने लास्ट ईयर मई जून में, इस टाइम मई चल रहा है, इस समय 40 के आसपास टेम्परेचर हुआ, उसके बावजूद भी पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ वेदर का इस महामारी पे बहुत ज्यादा असर नहीं है। हाँ, ये जरूर है। ठीक है। सब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास हमारे साथ हैं। विकास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा है, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है, हाँ, लेकिन बुकिंग शेड्यूल मिल नहीं रहा है। काफी दिन हो गए ट्राई करते करते वैक्सीनेशन के लिए। एक बार अगर विकास आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराते। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा चुका हूँ मैं जी। सवाल क्या था विकास जी आपका? सवाल ये है सर, वैक्सीनेशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है, लेकिन बुकिंग शेड्यूल नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको शेड्यूल डॉक्टर साहब, ये अमूमन ऐसा नहीं है कि विकास की प्रॉब्लम होगी। कई लोग हैं डॉक्टर साहब, खासतौर से दिल्ली में, दूसरी जगह, जो 18+ का स्लॉट शुरू हुआ है, आप देखिए लगभग स्लॉट्स भरे हुए हैं, आपके पास जगह नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 17-18 तारीख तक सारे स्लॉट्स पेड और फ्री हॉस्पिटल्स के या डिस्पेंसरीज के ऑलमोस्ट फुल है। तो ऐसे में आदमी को वेट ज्यादा करना पड़ा है। बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि अब सरकार ने 18+ के लिए वैक्सीन खोल दिया है, लेकिन वैक्सीन की क्षमता है हमारे पास, जो वैक्सीन का स्टॉक है वो उतना सफिशिएंट स्टॉक नहीं है कि हम अच्छे से सप्लाई करें। मेरा हॉस्पिटल खुद फिलिक्स हॉस्पिटल है, हम लोग वैक्सीन लगा रहे थे, हमने हजारों की संख्या में वैक्सीन लगाए हैं पिछले 2-3 महीने में। लेकिन क्योंकि अब 1 तारीख से वैक्सीन हम लोग को डायरेक्ट
तेजी से खरीदनी है। तो कंपनी बोल रही है शॉर्टेज है वैक्सीन, उसके बाद सही नहीं, अगले 2 या 3 महीने तक भी स्टॉक मिलने की उम्मीद बहुत कम है, या मिलेगा भी तो बहुत कम स्टॉक मिलेगा। तो इस वजह से सप्लाई और डिमांड में गैप बढ़ गया है काफी, उस वजह से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो मुझे चाहिए सरकार को इस समय जितनी जो वैक्सीन है जो उन सबको उनका प्रोडक्शन रैंप अप करे, नई वैक्सीन को अलाउ करे, नई कंपनियों को कोलैबोरेशन करवाए कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें। जैसे अभी यूएस ने भी कर दिया है कि पेटेंट हटा दिया, तो बाकी वैक्सीन भी दूसरे देशों में बनाई जा सकती है। तो डिप्लोमेसी करनी चाहिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी करनी चाहिए, कैसे हम वैक्सीन का प्रोडक्शन और इम्पोर्ट बढ़ा सकें, सो दैट जितने जो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, ज्योति जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। ज्योति हैं गुड़गांव से। हाँ जी डॉक्टर सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ज्योति है, मैं ज्योति डोवाल गुड़गांव से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थैलेसीमिया कैरियर हूँ और मुझे अभी कुछ सालों पहले मुझे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी हुआ था, जो कि ड्रग एलर्जी है। तो क्या इस कंडीशन में मेरा वैक्सीन लेना ठीक रहेगा? प्लीज मुझे जरा सजेस्ट करें। जी डॉक्टर, अच्छा सवाल है आपका। चाहे थैलेसीमिया हो या सिकल सेल एनीमिया या यानी कोई और ब्लड डिसऑर्डर हो, ब्लड डिस्क्रेसिया हो, कैंसर हो, या किडनी प्लांट प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, डायलिसिस हो चल रही है आपकी, सीओपीडी है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, एक सब आर्थराइटिस है, थायराइड है, ये सारी प्रॉब्लम में भी आपको वैक्सीन लेनी है। बल्कि आप और ज्यादा हाई रिस्क पे हैं, आपको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। अगर कोई आपकी दवाई चल रही है, कोई स्टेरॉइड चल रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट तक चल रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके उनको प्रतिदिन के लिए बंद करना पड़ता है, तब हम दवाई लेते हैं। इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, थर्ड वेव के बारे में कुछ और सवाल थे। सवाल ये भी था कि भाई अब तक हमने देखा 50+, 35 to 50 सेकेंड वेव में अब टारगेट था, हालांकि सारे एज ग्रुप से अफेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चे देश में अब तक बचे हुए थे। डॉक्टर साहब, इतने केसेस नहीं आए, केस आए लेकिन बहुत असिम्प्टोमेटिक केसेस आए हैं और ठीक भी ज्यादा हुए। थर्ड वेव के बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट ये बच्चों पर कर सकते हैं। इसके पीछे थ्योरी क्या है, या कोई साइंस है, कोई रिसर्च है? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? क्या वैक्सीनेशन बच्चों का जल्दी स्टार्ट हो, जो आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में इसी पर काम चल रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि थ्योरी ये है कि बिकॉज बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं है, बच्चे काफी हद तक अभी भी इन्फेक्शन से बचे हुए हैं। बच्चे बिकॉज घर में रहते हैं, काफी हद तक बचे हुए हैं, बाकी लोग एक्सपोज हो चुके हैं। तो अगर बच्चे बचे रहेंगे तो ये एक वल्नरेबल पॉपुलेशन होगी या ससेप्टेबल पॉपुलेशन होगी कि जब भी दोबारा कोई इन्फेक्शन आता है, लहर आती है, उसकी चपेट में बच्चे आएंगे। बिकॉज बाकी लोग जो है परिवार के, उन सबको इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी, या तो वैक्सीन के जरिए हो चुकी है या उनको नेचुरल इन्फेक्शन होगा, इसलिए हाई ससेप्टेबल होंगे। हमें करना क्या है? करना बिल्कुल एक ही तरीका, एक ही रामबाण है हमारे पास, एक ही हथियार है, वो है सिर्फ वैक्सीन। अगर हम वैक्सीन को, बच्चों को भी ट्रायल जल्दी कराएं, बच्चे को ट्रायल को जल्दी अप्रूवल दें, बच्चों के ट्रायल्स को जल्दी कंप्लीट करें और वैक्सीन को अप्रूवल दें बच्चों के लिए भी, तो शायद हम इस थर्ड वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे हैंड हाइजीन करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कैसे बार बार अपने नाक मुंह को नहीं छूना है। तो अगर इन चीजों को ध्यान देंगे तो हमें लगता है और बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश से एक कॉलर कुलदीप जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। कुलदीप जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अगर आप थोड़ा तेज बोलते। हेलो जी कुलदीप जी, सवाल पूछिए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है बच्चे को दूध पिलाती है, जो 9 महीने का बेबी है मेरा, हाँ, वो कोरोना का वैक्सीन ले सकती है? ठीक है। डॉक्टर अजीत सक्सेना एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना, आप जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर सक्सेना। ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका आंसर है यस, वो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डॉक्टर सक्सेना, समझना चाहूंगा, और लगातार डॉक्टर गुप्ता से भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि थर्ड फेज के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ना चाहिए, लेकिन आप देखिए वैक्सीनेशन की कमी है, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने भी अच्छा सजेशन दिया कि जितना ज्यादा हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करें, वैक्सीन बढ़ेगी, वैक्सीनेशन बढ़ेगा। थर्ड वेव को कैसे देखते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या बच्चों पर ही होगा थर्ड वेव का? डॉक्टर सक्सेना। बताया जा रहा है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई चमत्कार हो जाए, थर्ड वेव आए ना, और अगर आती है जो सितंबर में एक्सपेक्टेड है, हाँ, तो उसके लिए अब हमारे पास समय है। हमें वो नहीं करना चाहिए जो ये सेकंड वेव में हमने किया। कोई सिस्टम नहीं था, कोई
इसमें कोई किसी का सही माने में कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि मेडिकल सिस्टम का फेलियर है, मेरे हिसाब से मेडिकल सिस्टम फेलियर नहीं था, इट वाज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल डॉक्टर्स तो सारे लगे हुए थे जी, और ये समय है कि डॉक्टर्स को थोड़ा एक्नॉलेज किया जाए, दे आर ओवरवर्क। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लोग लगातार एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि आप अपने को, आप अपनी फैमिली को रिस्क करते हैं, तब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, 24-24 घंटे आप लोग सेवा करते हैं। और हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां डॉक्टर्स के यहाँ अगर छोटे बच्चे हैं तो हम वापस घर डॉक्टर्स नहीं जाते। डॉक्टर सक्सेना, आप, डॉक्टर गुप्ता, दोनों हमारे साथ थे इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पर। लगातार आपने सवालों के जवाब दिए। हमने थर्ड वेव के बारे में डिस्कस किया, बच्चों को कैसे अफेक्ट कर सकती है, कैसे इस वेव से बचा जाए, इन सारे सवालों के जवाब इंडिया न्यूज में कोविड ओपीडी में दिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।